हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ISMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपके नाबार्ड फेज 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ESI के क्वेश्चंस जो कि हाई लेवल MCQ है, उसका पार्ट 1। बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, आप इस लेक्चर की PDF को बिल्कुल ही डाउनलोड करना ना भूलो सो दैट यू कैन रिवाइज एट द लास्ट मिनट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल आपके लिए ये है, which of the country given below have signed comprehensive economic partnership agreement with India, right? तो यहाँ पे कीवर्ड है आपका comprehensive economic partnership agreement with India। तो UAE, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, ये हैं आपके ऑप्शंस। So what you will do is try to pause the video on take some 10 to 15 seconds and देखो आप इसमें आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। तो इससे क्या आपका रिवीजन भी होगा एंड आपने ये सारा चीज पढ़ रखा है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आप कितना पुराना रिटेन कर सकते हो। सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ओनली यूएई एंड जापान। ठीक है, इन दोनों कंट्री से साइन किया है। तो अभी आप ऐसा सोचोगे ऑस्ट्रेलिया से भी साइन हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो ये होता क्या है, इट में इवन कंसिडर नेगोशिएशन एरिया सच एज ट्रेड फेलिसिएशंस एंड कस्टम कॉपरेशन एंड कंपटीशन एंड IPR। मतलब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ये मल्टीपल फ्रंट्स पे होता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेसिस होता है, ठीक है, कोऑपरेशन टू कोऑपरेशन होता है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही कोऑपरेट करना है। ऐसे मल्टीपल लेवल्स पे डिस्कशन के थ्रू दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है। इट्स ए काइंड ऑफ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट यस, नाम अलग है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बट एक्चुअली में अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को देखोगे तो ये भी FTA में ही आता है। मतलब एक एक नेगोशिएटेड डील दोनों कंट्री अपने बीच में कर लेती है। तो कौन सी दो कंट्री है वो, UAE एंड जापान। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल आइडेंटिटी, दैट इज आधार, nationalization of bank and regional rural bank RRB, which of the following can be considered as the step taken to achieve the financial inclusion in India। तो देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना which is going to drill your mind। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर भी जानना है, थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी जानना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को ना यू वुड बी एबल टू आंसर। सो डिजिटल आधार, दूसरा है नेशनलाइजेशन, तीसरा है रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें से कौन सा स्टेप है? लेट्स सी द आंसर। द करेक्ट आंसर हियर इज 1, 2 एंड 3, तीनों ही सही है। तो अभी तीनों को समझते हैं। आधार कार्ड, वाई आधार कार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखो, आधार कार्ड के थ्रू, KYC के थ्रू लोग अपने बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, राइट। तो मतलब जो सब काम के लिए हमको बैंक में जाना पड़ता था, आज के दिन में नहीं जाना पड़ रहा है, तो जिससे ईज ऑफ लिविंग पे तो हेल्प हुआ है। तो इन दैट सेंस पेनिट्रेशन बढ़ा है। एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना में तो आधार कार्ड का खूब इस्तेमाल हुआ है। मतलब आधार कार्ड नहीं होता तो शायद इतना अकाउंट उतने कम टाइम में नहीं खोला जा सकता था। ये पहला हो गया। एंड आधार कार्ड जो है ना, ये जैम ट्रिनिटी से रिलेशन रखता है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे में जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी का बात किया हुआ है, उसी का आउटकम आप सोचोगे तो वो आधार है। देन आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। भी देखो, नेशनलाइजेशन तो नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, राइट। ये तब का कॉन्सेप्ट है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों किया गया, वो भी आप चीज समझो, राइट। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ESI का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने का रीजन क्या था, तब मान के चलो ना, जो बैंक्स थे वो सब प्राइवेट्स थे, मोस्टली सब प्राइवेट्स थे, ठीक है, ये सब बैंक्स है। तो इन बैंक के बोर्ड मेंबर में कुछ लोग होते थे, बोर्ड मेंबर है ना, मैं सब आपके इसके लिए बोर्ड मेंबर लिख देता हूं। तो अब देखो, जो बोर्ड मेंबर में लोग होते थे ना, तो आज के दिन में तो कंपटीशन है, लोग पढ़ लिख के कंपटीशन फाइट करके लोग जाते हैं वो जगह पे एलिजिबल होके। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था। उस समय पे एक तो सिफारिश चलता था, दूसरा ये था कि जिसके पास पैसा एंड पावर है उसके पास सब कुछ है। तो जिसके पास पैसा था वही बोर्ड में बैठता था। तो वो इस बैंक के बोर्ड में भी है, इसके बोर्ड में भी है, इसके बोर्ड में भी है, ठीक है। पता चले इसके बोर्ड में भी, इसके बोर्ड में नहीं, लेकिन उसके कोई फ्रेंड सर्कल से इस बोर्ड में है।
तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो बंदा इस बोर्ड में है। तो ऐसे होता था, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान अलग अलग बैंक के बोर्ड में होता था, और अगर वो किसी बैंक के बोर्ड में नहीं भी है तो वो इतने गुड फेथ में रहता था दूसरे लोगों के साथ कि जो फार्मर्स है ना, मतलब जिनको लोन एक्चुअली मिलना चाहिए, फार्मर्स जो रूरल इंडिया को, उनको लोन कभी मिलता ही नहीं था। क्योंकि जब ये इंसान बोर्ड पे है तो ये अपने ही किसी कंपनी में लोन दिलवा देता था, तो जिससे क्या होता था, बैंक का जो लोनेबल कैपेसिटी है वो तो मेट हो जाता था, मतलब बैंक बिजनेस अच्छा कर रहा था। लेकिन देश के जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसीलिए इंदिरा गांधी ने बैंक को ऑल ऑफ ए सडन नेशनलाइज कर दिया कि भैया आप लोग का ये जो आप चला रखे हो इसको बंद करो। सिंपल सा बात है, ये अब क्या हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया नेशनलाइजेशन से। तो ये जो आदमी जो बोर्ड में बैठा हुआ था, कुछ दिन तक यही लोग कंटिन्यू किए, लेकिन अब इन लोग गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन मानने के लिए एकदम ये थे, मतलब इनको मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए थे आफ्टर नेशनलाइजेशन। तो ये आपको ध्यान देना है, नेशनलाइजेशन भी क्यों किया गया, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, जिस लेवल पे आज के दिन में होता है उस लेवल पे तब नहीं हुआ, बट यस, इट वाज ए वेरी बोल्ड एंड वेरी बिग स्टेप। तो आई होप ये बैकग्राउंड से देखो, मैंने तो सिर्फ एक रीजन दिया आपको, ऐसे रीजंस तो बहुत है। मतलब अगर हम सिर्फ रीजंस की डिस्कशन करें तो इट विल टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी एंड मेजर रीजन को, आप मेजर प्रॉब्लम को मैंने आपको दिखाया कि नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अच्छा इस वजह से नेशनलाइजेशन हुआ। दूसरा है रीजनल रूरल बैंक, तो देखो इसके नाम पे ही लिखा है रीजनल रूरल बैंक। इनको खोला ही गया रूरल इंडिया में, मतलब इनको मुंबई जैसे शहर में नहीं खोला गया, राइट। इनको उस जगह पे खोला गया जिस जगह पे जो मेन स्ट्रीम बैंकर्स है वो नहीं पहुंच पा रहे थे, कि भैया तुम जाओ अपना शॉप वहां डालो, अपना ब्रांच वहां डालो, और वहां जाके वहां के लोगों को जाके लोन दो। तो ये प्राइमरी था रीजनल रूरल बैंक का। अब बाकी जो है आप यहां से पढ़ लो। चलते हैं अब आगे अगले सवाल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई श्रम पोर्टल। ठीक है, इट इज ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सीडेड विद आधार. It will be used for delivery of social security benefit as implemented by central and state ministers. Any worker who works in an unorganized sector aged between 16 to 59 is eligible for register in the e-shram portal. तो देखो ऐसा सवाल जब आएगा ना आपके पास, तो आपको ई श्रम के बारे में सब पता होना जरूरी है। मतलब it becomes very difficult, you know, if you are missing any information from the government scheme document, तो फिर आपके लिए ना ऐसे सवाल का जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो आप जब भी कोई नए स्कीम को पढ़ते हो, देखो ई श्रम एक नया ही स्कीम है, मतलब इसको 2-4 साल नहीं हुए हैं, ये ओवर द पास्ट 18 मंथ्स ये न्यूज में कई बार रह चुका है। तो ऐसा न्यूज आपका मतलब सवाल बनना तो लाजमी है, बन सकता है। सो ऐसे न्यूज को आंसर करने के लिए आपको तो उसकी पूरे डिटेल्स को जानना जरूरी है। सो आई होप अभी तक आपने आंसर लिख लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज 1 2 3, तीनों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर, which one of the following is not the most likely measure by the government RBI टेक्स टू स्टॉप दी स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। तो देखो स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी मतलब इंडियन रूपी गिर रहा है, उसके अगेंस्ट में जो डॉलर है वो ऊपर जा रहा है। शॉर्ट एंड सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई को क्या करना चाहिए इसमें से, और क्या, ठीक है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए ऑप्शन से, ये आपका सवाल है। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट। तो देखो इंपोर्ट को रोक देना, तो इंपोर्ट को रोक देना मतलब क्या हो रहा है, डॉलर को बाहर ना जाने देना, एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट ये तो गवर्नमेंट करेगा, राइट। तो ये नॉट लाइकली मेजर नहीं है, दिस इज द लाइकली मेजर। ठीक है, ये लाइकली मेजर है, मतलब ये तो गवर्नमेंट करेगा। दूसरा है एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। तो मसाला बॉन्ड मतलब क्या है, फॉरेन डिनोमिनेशन वाले बॉन्ड है, विदेशी मुद्रा आएंगे देश के अंदर, तो मतलब फॉरेक्स बढ़ेगा। तो ये भी नहीं है, मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमको यहाँ पे करना क्या है, फॉरेक्स को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे हम फॉरेक्स को बढ़ाएंगे तो इंडियन रूपी स्लाइड होना कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिमांड है उसका डिमांड को हम गिरा देंगे सप्लाई को बढ़ा के। देन ईजिंग कंडीशन रिलैक्सिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग।
ये भी लाइकली मेजर है। मतलब कॉर्पोरेट्स को बोलना कि कॉर्पोरेट्स के लिए जो प्रोसेस है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करना, उसको ईज कर देना, इजी कर देना। तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट जाके विदेश से पैसा लेके आएंगे, तो विदेश से पैसा लाएंगे तो वो देश की तिजोरी में ही जाएगा ना, फॉरेक्स पे जाएगा, उसको फिर वो रुपीस में कन्वर्ट करके अपना काम करेंगे। देन फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये है, दिस इज द वन विच इज योर आंसर, राइट। तो देखो ये मैंने आंसर बताने से पहले आपके लिए सॉल्व किया, रीजन बीइंग आप भी ऐसा कर सकते हो फॉलोइंग दी लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड। मतलब ऐसा मान के चलो आपको पता नहीं है आंसर, बट यस यू कैन लॉजिकली एलिमिनेट सम ऑप्शंस, सोच के कि हाँ चलो ये तो आंसर नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन रहा तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले ही सकते हो। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम द सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप ले लो, राइट। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है, आपकी नॉलेज लेवल किस प्रकार है, उससे कोरिलेशन बैठता है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देन ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, ये आप पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। Consider the following statement about Pradhan Mantri School for Rising India, that is PM Shri scheme. It aims at strengthening the selected existing school from amongst the school managed by the central government, state UTs and local bodies. दूसरा है, it is central sponsored scheme. तीसरा है, it did not show any component of the National Education Policy 2020. इसमें से कौन सा है आपका आंसर? So the correct answer here it is option number 3. ठीक है, तो ओनली 3 इज दी रॉन्ग। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बोला है नॉट करेक्ट, इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना है कि आपको करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ना वो ट्रिक करने के लिए दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो ये आपको हमेशा से ध्यान देना है आंसर करने से पहले। मतलब आप कितने भी जल्दी जल्दी में करोगे ना, तो आपको ये तो ध्यान देना ही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस ही है ये पूरा पीएम श्री स्कीम, राइट। तो अगर आपको पीएम श्री स्कीम के बारे में नहीं पता तो प्लीज गो टू द यूट्यूब चैनल, मेरी ही वीडियो है, दैट्स 10 to 12 मिनट का वीडियो, एंड दिस इज वेरी न्यू स्कीम, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इससे तो एक सवाल आना ही है, मतलब आएगा ही ये। ठीक है, एक तो ये शिक्षक दिवस वाले दिन, मतलब टीचर्स डे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, उससे 2 दिन बाद फ्रेमवर्क आ गया, और हमने उसके बाद वाला दिन वीडियो बना दिया, तो आप वो वीडियो जाके एक बार देख लो, राइट। तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। इफ समथिंग कम्स इन द एग्जाम, आप बढ़िया से उसका आंसर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following organization publish World Social Protection Report? राइट, तो देखो ये एक स्टैटिक टाइप का न्यूज है। इस क्वेश्चन को यहाँ देने का मतलब आपको ये समझाना है कि आपको ये सारा चीज भी याद रखना है। मतलब आपको रैंकिंग एंड ऑल जो भी है वो तो आप याद रखते ही हो, लेकिन कई बार क्या रैंकिंग के चक्कर में, क्योंकि हम फेज 1 पहले देते हैं, फेज 2 बाद में देते हैं, हम रैंकिंग के चक्कर में ना ये भूल जाते हैं कि इस रिपोर्ट को दिया ही किसने। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो सब रिपोर्ट ईएसआई सेक्शन से रिलेट रखता है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जो सोशल है ना, सोशल जस्टिस या सोशल स्ट्रक्चर से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स है, उनसे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हाई चांस है कि आपको स्टैटिक ना पूछ के आपको करंट पूछ लेगा। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7। Recently in news, inverter duty structure relates to which of the following statement? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो ये ऑप्शन भी ना एक वैसा, ये सवाल भी एक वैसा सवाल है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पॉज करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, ये सब लाइन को पढ़ो और ट्राई करो कि एलिमिनेट करके आप एक आंसर पे आओ, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे वाले स्लाइड पे चला जाऊंगा। चलते हैं हम आगे वाले स्लाइड पे। आंसर है, it comes up in a situation where import duties on input goods are higher on the finished goods। ठीक है, inverted duty structure इसका मतलब ये है। तो देखो, an inverted duty structure comes up in a situation where import duties on the input goods are higher than on the finished goods। सीधा सिंपल मतलब ये है, मान के चलो आपको एक मोबाइल फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, एग्जाम्पल, ये पहले होता था, राइट। तो होता क्या है,
जो डिस्प्ले है ना, वो डिस्प्ले इंडिया में नहीं बनता। मतलब आज भी अगर हम देखेंगे सैमसंग के नोएडा प्लांट में मोबाइल फोन बनता जरूर है, लेकिन जो डिस्प्ले है वो सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करता। उसको अलग अलग देश से, आई थिंक वो ताइवान से आता है, कुछ चाइना से भी आता है। तो अलग अलग डिस्प्ले है, टेक्नोलॉजी है सैमसंग का। तो कुछ चाइना से आता है, कुछ डिस्प्ले लाइक एमोलेड एंड ऑल वो ताइवान से आता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब दूसरे देश से कंपोनेंट्स आता है तो कंपोनेंट्स पे जो ड्यूटी है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, whereas इस पे ड्यूटी कम होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जीएसटी आर पेड ऑन परचेसेस इज मोर देन द जीएसटी रेट पेबल्स ऑन सेल्स। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए दो और है, एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेटिंग ड्यूटी। ये आप पढ़ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। Regarding the IDT Anomaly Outlook Index, consider the following statement. It is published by Niti Aayog. It measures the pH level of soil. Its parameters include actual evaporation and calculated potential evapotranspiration. तो देखो ये है ना, ये सवाल आपको दिखेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ARD का है कि ESI का है। तो ये सवाल कहीं पे भी आ सकता है, आपको ARD में भी दे सकता है, आपको ESI में भी दे सकता है, राइट। दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ओवरलैप है, तो ओवरलैप में ऐसे ऐसे ये पढ़ जाते हैं। बट मोस्ट लाइकली ये आ, मतलब अगर हम पर्टिकुलरली इस कीवर्ड की बात करें तो इस कीवर्ड से ये ज्यादा ARD से लीन करता है। ओके। इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर है third option is correct. Its parameter include actual evapotranspiration and calculated potential evapotranspiration. ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट कौन देता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, एंड नीति आयोग नहीं देता है, इसलिए गलत है। ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि थर्ड वाला सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग: Financial Inclusion Index, Wholesale Price Index and Consumer Price Index. Which of the following is issued by the Reserve Bank of India? तो ये फिर वो लॉजिकल मेथड पे आ जाओ। ठीक, पॉज करो वीडियो को, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, मान के चलो हमको ये पता ही नहीं है। ओके। WPI CPI तो हमको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो हम हर महीने पढ़ रहे हैं। तो WPI कौन देता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। DPIIT जो डिपार्टमेंट है। देन सीपीआई का डेटा कौन देता है? सीपीआई का डेटा तो एनओसो देता है, जो एमओएसपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस गिवन अबव आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका मतलब जब ये दो नहीं देते हैं, ये तीसरा वाला जो बच गया है यही आरबीआई देता होगा। करेक्ट। हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि ये हमको पता नहीं है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो हमको पता ही है ना। हम तो मंथ ऑन मंथ इसको पढ़ गए हैं। मतलब जिस दिन से हमने तैयारी शुरू की हम तो पढ़ ही गए हैं सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई का डेटा। बट ये हम भूल जा सकते हैं। तो ये किसने दिया है? आरबीआई ने। तो देखो ऐसे आप एलिमिनेशन लगा के ना कुछ सवाल का जवाब तो दे सकते हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। Regarding the Cyber Surakshit Bharat, consider the following statement. It's an initiative of the Ministry of Home Affairs. Its mission is to spread awareness about cybercrime. Any person can avail themselves to the course provided by the government. Which of the following statement are correct? 1 only, 2 only, 3 only, 1 and 2, 2 and 3. कौन सा इसमें से सही है? The correct answer is 2 only. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साइबर सुरक्षित भारत initiative was conceptualized with the mission to spread awareness about cyber crime and build capacities of the chief information security officers and frontline IT official across all government departments. ठीक है, क्योंकि IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आज के दिन में स्ट्रक्चर है। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब पेपर और पेन का काम तो धीरे धीरे खत्म होगा, राइट। एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना, उससे जो लोग डील करते हैं उनको अवेयरनेस फैलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। सो विद दिस वी आर डन। लेट्स मीट इन some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. Till then, prepare 50% faster with IXMB.